औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अली अब्बास। नाज़रीन, बजट पास हो गया, लेकिन अब बजट पेश होने के बाद पास होने के लिए इत्तेहादियों के कोर्ट में इस वक्त बॉल मौजूद है और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त बरकरार हैं। मामला ये है कि बिलावल भुट्टो को भी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बराजमान हैं, उनकी जानिब से उनको मुतमईन नहीं किया जा सका, जिसके बाद अब मामलात कमेटियों की जानिब चले गए हैं। वहीं दूसरी जानिब हम बात करें तो इस पूरे मामले के अंदर सख्त बयानात का सिलसिला भी दोनों जमातों के दरमियान मुसलसल जारी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक फारूकी साहिबा, बहुत शुक्रिया। शर्मिला साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद अकबर खान साहब, रुकने कौमी असम्बली हैं। खान साहब, आपका भी शुक्रिया। जबकि मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है सलमा भट्ट साहिबा ने, आप रुकने पंजाब असम्बली हैं। सलमा साहिबा, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। शर्मिला, प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो आपसे ही करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग गए हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों ने सामने रखे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात तो दूर नहीं हुए, और आपको क्या लगता है बजट से पहले शहबाज हुकूमत ने क्यों पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया, जबकि दूसरे इत्तेहादी तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहले ही रख चुके थे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के अंदर एक तहरीरी मुआहदा हुआ था हुकूमत साजी से पहले, और उस मुआहदे के तहत कुछ चीज़ें थी जिस पे उन्होंने अमल दरामद करना था, जिसमें ऑफ कोर्स बजट मेकिंग से पहले तमाम सूबों की पीएसडीपी पीपल्स पार्टी से डिस्कस होनी थी, और पीपल्स पार्टी की इनपुट लेके उनकी मुशावरत के साथ वो पीएसडीपी आनी थी। इस हवाले से तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया और वो वक्त भी चला गया। अब आगे की चंद चीज़ें हैं जो उन्होंने करनी हैं, जो कि ऑलरेडी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगेन उस माहदे की वायलेशन हुई है। अब बात यह है कि देखिए, हम इत्तेहादी ज़रूर हैं, हम एक अच्छे इत्तेहादी हैं, हमारी जो नरम गोशी है वो हुकूमत के साथ है, हमारी ख्वाहिश है कि हुकूमत को हम अच्छी चीज़ों के अंदर सपोर्ट करें। लेकिन जब दो फ़रीक़ैन के अंदर एक मुआहदा होता है और एक फ़रीक अगर उस मुआहदे की से इनहराफ करता है, तो फिर दूसरा फ़रीक जो है वो एहतजाज भी करेगा, शिकायत भी करेगा। फिर वो जो अनकंडीशनल सपोर्ट की बात थी, फिर वो अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं रहती। मैं समझती हूँ कि देखिए, पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जिसने कभी भी अपने इत्तेहादियों को ब्लैकमेल नहीं किया, जिस तरह दीगर जमातें करती हैं। बहुत छोटी जमातें, लेकिन वो करती हैं, पीपल्स पार्टी नहीं करती। पीपल्स पार्टी अपने तहरीर मुआहदे पे चल रही है। अब द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि वो किस तरीके से तमाम शराइत जो उस वक्त रखी गई थी और जिसके ऊपर एक तहरीरी मुआहदा, इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट ना, ये कोई ज़बानी कलामी बात तो है नहीं कि जी हम गए, आपने नहीं किया, हमने नहीं सुनी, आपने नहीं सुनी, हमने कही थी। तो अब इसके ऊपर अमल दरामद करना हुकूमत का काम है, और हुकूमत जितनी जल्दी करती है मामला उतनी जल्दी जो हैं वो खुश असलूबी से हल हो जाएंगे। देर करती है तो मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ात और रंजिशें पैदा होंगी, जो मैं समझती हूँ इस वक्त हुकूमत गवारा नहीं कर सकती है। ठीक है, शर्मिला साहिबा हमारे साथ ही मौजूद हैं। सलमा भट्ट साहिबा, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, रुकने पंजाब असम्बली हैं। सलमा साहिबा, देखिए जाहिर सी बात है कि एक अहम इत्तेहादी को अगर हुकूमत बनाने में नाकाम रहेगी तो बजट कैसे पास होगा, क्या कहेंगी इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि सियासी इत्तेहाद होना एक अच्छी बात है, वो कोई बुरी बात नहीं है। और ये इत्तेहाद अभी ही शुरू हुआ, ये पीडीएम से शुरू नहीं हुआ, 16 महीनों का इत्तेहाद नहीं। मैं अगर याद दिलाती चलूँ तो ये जो इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के साथ है, इसकी जो माजी में बहुत उम्दा मिसाल छोड़ी है वो मुस्लिम लीग नून ने छोड़ी है। 2008 से 2013 तक जब पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी, तो जो अलायंस और जो इनकी सपोर्ट पार्लियामेंट के अंदर, जब इनको लेजिस्लेशन में 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती थी, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरपरस्ती में होती रही और जो मुस्लिम लीग नून देती रही, वो मिसाल, अपनी मिसाल आप है। और जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, आज उनका यौम पैदाइश भी है और आज उनकी 71वीं सालगिरह भी है, तो उसके ऊपर भी मैं तो इस दिन की वैसे ही बड़ी अहमियत समझती हूँ और बड़ी कदर करती हूँ और उनकी जिद्दोजहद को सलाम पेश करती हूँ मोहतरमा को। और जो मोहतरमा शहीद के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमारा साइन हुआ था नवाज शरीफ साहब का, आज तक हम उसकी पासदारी भी करते हैं, हम उसके साथ, हम उसका एहतराम भी करते हैं और हम उसकी अहमियत को, सियासी अहमियत को समझते हैं। और उसी का नतीजा था कि 2008 से 2013 तक
हमारी जो वफाक में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हम इनके साथ एक आहनी दीवार बनकर खड़े रहे और जब कभी भी किसी हुकूमत ने इस हुकूमत को डगमगाने की या डोलने की बात की तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कभी उसका हिस्सा नहीं बने और मुस्लिम लीग नून को कभी उसका हिस्सा नहीं बनने दिया, बल्कि 2/3 अक्सरियत बनने में इनकी हमेशा मदद की लेजिस्लेशन के अंदर। और रही उसके बाद 2013 से 2018 का जो अरसा है, उसमें जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो बहुत सारे अहम तरक्याती मंसूबे कराची को। सलमा साहिबा कता कलामी माफ, लेकिन एक तहरीरी मुआहदा है आपका, उस पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? अभी इसी तरफ आ रही हूँ, आप मुझे 1 मिनट दें, 1 मिनट और दें। उसमें जैसे ग्रीन लाइन का मंसूबा है, K4 पानी का मंसूबा है कराची का, या कराची से हैदराबाद की जो मोटरवे बनी थी, उस सब में नवाज शरीफ का क्या किरदार है, ये तारीख उठाकर देख लीजिए। अच्छा, और दूसरी बात है, और ये वो कोई ये एक जो होता है ना, एक आला ज़र्फी भी है, एक सियासी अमल भी है, जिसमें लोग कहते हैं कि ये फर्ज था। देखिए, ग्रीन लाइन मंसूबा जो है, जब हमारे पंजाब में जितने मेट्रो मंसूबे बने ना, वो पंजाब ने उसकी फंडिंग की हुई है, लेकिन ग्रीन लाइन का मंसूबा जो है वो फंडेड बाय फेडरल गवर्नमेंट है, और K4 जो पानी का मंसूबा है वो फंडेड बाय फेडरल गवर्नमेंट है। अच्छा, उसके बाद में आगे चल के जो अभी आप मौजूदा मुआहदे की तरफ हम आते हैं, तो देखिए, मैं अभी भी ये बात कहती हूँ कि देखिए, अभी जब ये PSDP की जब बात करें, ये तस्करा करें, जब PSDP बन रहे थे तो इसमें जो नवीद कमर साहब हैं, जो शहरी रहमान साहिबा हैं, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहिब हैं, जो मुराद अली शाह साहिब हैं, ये वक्तन फवक्तन कमेटीज का हिस्सा रहे, मुशावरत का हिस्सा रहे हैं। और इस तरह के, और दूसरी बात यह है कि अगर उनके अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो देखिए, हम अभी भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम ही करते हैं, अभी भी इस पे कमेटी ही बनी है। अगर पंजाब के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात है तो पंजाब में भी हमने तो कमेटी के अपने लोगों का ऐलान भी कर दिया हुआ है, इनकी तरफ से अभी कमेटी के लोगों का आना बाकी है। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगी, ये जो गुफ्तगू का और डायलॉग का जरिया है, तहफ़्फ़ुज़ात का जरिया है जो पीपल्स पार्टी को है, ये सिर्फ बजट से रिलेटेड नहीं है। जब इत्तेहाद में आप होते हैं, ये बजट से पहले भी मुलाकातें हो सकती हैं, बजट के दौरान भी हो सकती हैं, बजट के बाद भी हो सकती हैं। और इनकी मुशावरत और इनकी जो अलायंस है वो हमारे लिए बड़ा बजा है, बड़ा काबिल एहतराम है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है, अभी भी जो कमेटीज हैं, जो इसहाक डार साहब के साथ इनकी मुशावरत हुई है, और वो हमारा ये ख्याल था कि जो मुराद अली शाह साहब हैं वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करें, लेकिन इन्होंने बाद में कहा कि वो तो सिंध की नुमाइंदगी करें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं और वो अभी भी हम रिजॉल्व करने को, बात करने को, इनके लिए हमारे बिल्कुल उनको जानते हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। और मुझे कभी उम्मीद है मैं दोबारा आऊंगा, बिल्कुल आपको पूरा टाइम मैं इसमें दूंगा सलमा साहिबा। जुनेद अकबर साहब से भी मैंने इसका जवाब लेना है। जुनेद साहब, बात दरअसल यही है कि इस बजट पर तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनकी जानिब से यही बात की जा रही है कि माशी दहशतगर्दी है, अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, जबकि एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि बानी PTI का सबसे बड़ा किरदार है मईशत का भट्टा बैठाने में। क्या कहेंगे? हम ये नहीं कह रहे, PTI सिर्फ नहीं कह रही, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि 2 दिन में एक जो हुकूमत का MNA जो हो और उसने बजट की तारीफ की दे, एक वीडियो 1 मिनट की मुझे कहे, तो ये बजट हम सिर्फ नहीं करें, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं कि MNA जो हुकूमत के MNA से वो भी इसको जो है उसको डिपेंड नहीं कर सकते। तो इसमें वो अवाम के लिए कुछ है नहीं, और ये दोनों पार्टी एक दूसरे की मजबूरी है। तो इसी तरह शिकवा जवाबी शिकवा इसी तरह जारी रहेगा। इसमें मुझे तो मुस्लिम लीग नून पे तरस आता है कि वो बेचारे इतने बुरी तरह फंसे हैं, क्योंकि उसको ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई है और उसे खुद भी मालूम है कि 17 सीटों के साथ इसको हुकूमत दी गई, तो पीपल पार्टी मज़े में है, वो फ़ायदे ले रही है, वो इसको ब्लैकमेल कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि बजट पास हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने इसको हुकूमत में ज़बरदस्ती को इसका इत्तेहाद किया, इन्होंने हुकूमत दी है, तो वो उसको मजबूर कर लेगा। तो ये पीपल पार्टी वाली कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के हुकूमत करनी है, उसको अपने केसेस करने पर जो है उस केसेस। जुनेद साहब, मवाजना भी कर देना, क्योंकि आप लोग भी 3.5 साल तक बजट पेश करते रहे हैं, मवाजना करते हैं कि आपके दौर में अच्छा क्या था और इस बजट में बुरा क्या है। ये उसी टाइम आपको पता होगा कि सारी दुनिया में कोरोना था, लेकिन फिर भी हमने रिलीफ दी लोगों को। उसी टाइम 6% ग्रोथ था, और आज इसलिए जो कह रहा है कि 3% तक 3.2% तक ग्रोथ होगा, तो वो भी जो आलमी इदारे है वो कह रहा है कि ये नहीं होगा। उसी टाइम हमारी जो महदूद बजट में जो है हमने जो है सेहत कार्ड दिया, उसी टाइम हमने जो है गरीबों के लिए जो है मुख्तलिफ चीज़ें जो है स्टार्ट की थी, जिनको इन लोगों को तो तकलीफ थी, इन लोगों को तो पसंद नहीं थी। उसी टाइम जो है हमारी जो है रिलीफ दिया गया था, एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट हमारी बड़ी थी, रिजर्व हमारे $22 अरब तक थे, और अभी जो है पोजीशन आप लोगों को है मालूम है।
तो ये इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी हुकूमती MNA साहिबान भी नहीं है बजट को डिपेंड करे, बल्कि वो कह रहे हैं कि हमारे साथ डिस्कस आज भी मैंने नून की पार्टी का MNA को मैं सुन रहा था, तो कह रहा था कि हमारे साथ ये जिस तरह पीपल पार्टी कह रही है इस तरह नून के लोग कह रहे हैं कि ये बजट तो किसी और ने बनाया, हमें तो बताया भी नहीं गया। वही लोगों ने बनाया जिसको हुकूमत दी गई, वही लोगों ने बनाया जिसने फाइनेंस मिनिस्टर दिया, जिनको इनको इंटीरियर मिनिस्टर दिया। तो मुझे तो इन बेचारों पे तरस आती है कि उनकी गालियां इनको पड़ती है, बुरा बुला इनको क्या कहा जाता है, और उन लोगों के साथ कोई इख्तियार ही नहीं, उनसे कोई पूछते, क्योंकि वही लोग जो लाने वाले हैं, जो वोट गिनने वाले हैं, उसका इख्तियार है। ये बेचारे तो है सिर्फ सामने लोगों की बातें सुनने के लिए है। तो इन लोगों के साथ आप बेचारों के पे मुझे तरस आता है, मैं क्या करूं कि इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं। ठीक है, शर्मिला फारूकी साहिबा, आपसे सवाल ये बनता है कि देखिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि जी एक तहरीरी मुआहदा हुआ है मुस्लिम लीग नून से, उस पर स्पेस की बात की गई है कि पंजाब में हमें सियासी स्पेस दिया जाएगा, लेकिन हमारे पास कुछ इत्तलात हैं कि मरियम नवाज साहिबा नहीं चाहती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो स्पेस मिले। आपको क्या लगता है, दुरुस्त है ये बात? देखिए जी, मैं किसी सुनी सुनाई बात के ऊपर कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन क्या सोच रहा है। लेकिन जो तहरीरी मुआहदा है वो PMLN को भी मालूम है, वो पीपल्स पार्टी को भी मालूम है। अब जब ये मुआहदा हो रहा था तो आई एम श्योर तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे थे। आपको याद होगा उस ज़माने में जब हुकूमत साजी से पहले पीपल्स पार्टी की भी एक कमेटी कायम हुई थी और PMLN की भी कमेटी कायम हुई थी। दोनों ने बैठ के डिलिब्रेशन करके फ़ैसला किया था कि इन चीज़ों के ऊपर हम कोऑपरेट करेंगे इन फ्यूचर। तो जब एक तहरीरी मुआहदा हो गया, अब अगर कोई इस पे एतराज़ कर रहा है उनकी जानिब से या अमल दरामद नहीं हो रहा उनकी जानिब से, तो फिर ये उनका मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला उस वक्त बनता है जब हम ये समझते हैं कि एक मुआहदे की वायलेशन हो रही, जो कि हुई है इस वक्त और बड़ी ब्लेटेंटली हुई है, लेकिन हमारी शराफत और हमारे ज़र्फ़ को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। पीपल्स पार्टी एक अच्छी इत्तेहादी जमात है, एक बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इस गवर्नमेंट का, लेकिन अगर आप हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे तो फिर पीपल्स पार्टी को आप कमज़ोर ना समझें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, मैं माहौल में कशीदगी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि, और मेरी जमात भी चाहती है कि मामला खुशअस्लूबी से तय हों। वी बिलीव इन डायलॉग, वी बिलीव इन कंसेंसस, और हम कंसेंसस के साथ ही एक रिटन एग्रीमेंट के ऊपर पहुँचे थे। आप रिटन एग्रीमेंट से अगर आप इनहराफ कर रहे हैं और आप उनके क्लॉजेस के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो फिर ये आपका मसला है। अगर ये मुआहदा नहीं होता तो आप ज़ाहिरी बात है ये एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है। अगर ये टूट जाता है तो फिर इत्तेहाद कहाँ जाएगा आपका, हमारा? और इस वक्त तो मैं समझती हूँ कि हमसे ज़्यादा इस हुकूमत को इत्तेहाद की ज़रूरत है। बजट पास कराना है आपने, और हम भी चाहते हैं कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, हम चाहते हैं कि माशी मामलात बेहतर हों। गो के बजट एक ऐसा बजट है जिसके ऊपर हर तबके को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस तरह से सैलरी क्लासेस के ऊपर मज़ीद टैक्स का बोझ लगा दिया गया, मज़ीद सब्सिडीज़ दी जा रही हैं एनर्जी सेक्टर को जिसकी ज़रूरत नहीं है, दूध पे टैक्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स के ऊपर टैक्स है, ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने अपना इनपुट देना था। और अगर पीपल्स पार्टी से इनपुट लेते तो शायद ये बजट की शक्ल बहुत बेहतर हो सकती थी। इस वक्त तो देखिए ना, कोई तबका पाकिस्तान में इस बजट से खुश नहीं। मुझे कोई एक तबका बता दें, ना सैलरीड क्लास, ना इंडस्ट्रियलिस्ट, ना मैन्युफैक्चरर्स, ना आपके एग्रीकल्चरर्स, कोई भी खुश नहीं है। एवरीबडी इज़ क्राइंग ओवर दिस बजट कि ये बहुत ही जालिम बजट है। तो आप फिर ऐसे माहौल के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पीपल्स पार्टी को क्या करना चाहिए? ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सलमा साहिबा से इसका जवाब लूंगा कि इत्तेहादियों को राम करना किस हद तक अब ज़रूरी है और किस हद तक ये चीज़ अब एक चैलेंजिंग पोजीशन इख्तियार कर चुकी है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सलमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सलमा साहिबा बताइएगा, क्योंकि एक जानिब तो अपोजिशन को ही जो है वो इस बजट पे राम करना मुश्किल था, अब इत्तेहादियों से भी नूरा कुश्ती वाली कैफियत है। इत्तेहादी मुआहदा अगर हुआ है तो उस पर अमल दरामद ना करना, आपको नहीं लगता ये सियासी तौर पर गैर अखलाकी हरकत है? देखिए जी, पहले तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जो मुआहदा है उसमें इनहराफ क्या हुआ है। देखिए, जैसे इनकी अपनी चॉइस थी कि इन्होंने कहा कि जी हमें गवर्नर
वाला लेना है, पोर्शन लेना है। इन्होंने इनके गवर्नर लगा दिए गए, केपी में भी इनका गवर्नर है, पंजाब में भी इनका गवर्नर है, चेयरमैन सेनेट भी इनके पास है। ये इनका अपना डिसीजन था, अपनी चॉइस थी पीपल्स पार्टी की, उसका एहतराम किया गया। पीपल्स पार्टी की अपनी चॉइस थी कि हमने कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना, उसका एहतराम किया गया, किसी ने इनको रोका नहीं। ये चॉइसेस उन्होंने खुद बनाई थी। उसके बाद जो पॉलिटिकल स्पेस और जो गवर्नमेंट के अंदर स्पेस इन्होंने जब चाही, जहां चाही, इनको वो मिली। लेकिन जाहिर बात है अपने साइज के मुताबिक ही जब एक अलायंस होता है और जब एक अलायंस की गवर्नमेंट होती है, सब पार्टीज को एक उनकी खास प्रोपोर्शन के साथ, साइज के साथ ही चीजें जो होती हैं वो मिलती भी हैं, और जो चीजें जो होती हैं वो डिमांड भी की जाती है। और सियासत के अंदर डायलॉग होता है और उसमें गुफ्तो शनीद होती है, उसमें धमकी नहीं होती कि अगर हम छोड़ दें अलायंस तो क्या होगा, अगर हम इत्तेहादी ना रहें तो आप क्या करेंगे, आपको ही जरूरत है। देखें ये हुकूमत धमकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन सलमा साहिबा, मोहसिन रांझा साहब का जो स्टेटमेंट है उसको क्या कहेंगी आप? ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं आई थी, ये अवाम के लिए आई थी। हुकूमत क्यों बनती है? सियासतदान जब वोट लेके इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में आता है, किसके लिए आता है? अवाम के लिए आता है। हुकूमत किसके लिए आती है? अवाम के लिए आती है। बजट किसके लिए लाया जाता है? अवाम के लिए लाया जाता है। को मुस्लिम लीग नून ने अपने घर ले जानी सारी चीजें उठा के। जब आप इन चीजों से हटेंगे, मुंह फेरेंगे, तो आप अवाम के मुफाद से मुंह फेरेंगे। आप अगर बजट के अंदर शरीक, मैं पीपल्स पार्टी को नहीं कह रही, मैं उनको कह रही हूँ जब बजट से कोई भी जो पार्लियामेंट में लोग बैठे इख्तलाफ करते तो अवामी मनसूबों से करेंगे ना, अवामी बजट से इख्तलाफ करेंगे ना। और जब वो हुकूमत को करने की ऐसे टाइम में डिस्टेबलाइजेशन करने की तरफ जाएंगे या सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ जाएगी चीजें, तो किसका नुकसान है? मुल्क का नुकसान है, हुकूमत का नुकसान। हमें मुआशी इस्तेहकाम चाहिए। ये वो वक्त है जब सीपैक वापस आ रहा है, ये वो वक्त है जब गल्फ से, यूएई से, सऊदी अरब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने जा रही है $25 अरब की। ये वो वक्त है जब अल्लाह करके दोबारा दुनिया ने हमारी तरफ मुंह करना शुरू किया है। ये वो वक्त है जब जो 2 हफ्ते पहले वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो चाइना का दौरा करके आए, उसके बाद जो अब आला वफद आया हुआ और सीपैक 3 लाख नौजवान यहाँ पे उनको आईटी ट्रेनिंग सालाना चाइना से होने जा रही है। ये वो वक्त है जब हम इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स करने जा रहे हैं। ये वो वक्त है जब हम इस बजट के थ्रू आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। सीपैक का दूसरा जोन आ रहा है। ये वो वक्त है जब हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं। और अभी मेरे भाई ने अभी बात की थी कि पिछले, आपने जब पूछा कि मुआवजा कैसे करते हैं पिछले दौरे हुकूमत के साथ आप इस बजट का, देखिए वो दौरे हुकूमत है जब कहा जाता था कि स्टॉक मार्केट क्रैश करके 38,000 पॉइंट से नीचे चली गई। ये वो दौर है जब 78,000 पॉइंट से भी ऊपर। कौन सा वक्त है, कौन सा दौर है सलमा साहिबा, सब जानते हैं, और जो लोग सियासत से वाबस्ता हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन ये बात भी जो है वो तय है कि अगर ये वक्त है तो क्या इस वक्त के बारे में मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब को या हनीफ अब्बासी साहब को नहीं पता, जबकि वो हुकूमत में मौजूद जमात का हिस्सा है? देखिए जब भी पीपल्स पार्टी से भी फिर हसन मुर्तजा साहब हैं और बहुत सारे साहब। मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर कमेंट कर दें। मैं इसका जवाब लूंगा शर्मिला फारूकी साहिबा से, लेकिन आप इसके ऊपर कमेंट कर दें, मैं चाहूंगा। देखिए मेरी बात सुने, जब आप मैं अगर सियासत में देखिए गुफ्तगू हो जाती है, दोनों तरफ से बयान आ जाते हैं। जब आप कोई बयान देंगे तो उसका काउंटर बयान भी तो आएगा ना। ऐसे नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं एक गाल पे थप्पड़ मारूं, आप दूसरा गाल आगे कर दें। अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना। देखिए जब आप ये चाहते हैं कि हालात ठीक रहें, बात डायलॉग में रहे, तो वो दोनों को करना पड़ता है। दोनों समझदार जमातें हैं, दोनों मैच्योर सियासी जमातें हैं, दोनों के सियासी तजुर्बा जो है 40-40 साल से भी ऊपर जा चुका है। और दोनों जमातों को इस मुल्क के हालात का, हकाइक का अदराक भी है, मुआशी हालात का, सियासी हालात का। और दोनों ये वो जमातें हैं जिनके ऊपर मुल्क की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जिम्मेदार जमातें हैं। इनको सियासत भी करनी आती है, इनको एहतराम भी करना आता है, इनके पास वैल्यूज भी हैं, इनके पास कंडक्ट भी है। मैं दोनों जमातों के बारे में ये कमेंट कर सकती हूँ। और इनके अंदर सियासी ज़र्फ भी है जो गाहे बगाहे। चलें, आपके नजरियात के मुताबिक, आपके नजरियात के मुताबिक मैं जरा एक गैर जिम्मेदार जमात के रहनुमा से पूछ लूं। तहरीक इंसाफ से इस वक्त जो है वो जुनैद अकबर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। जुनैद साहब, बहुत अच्छा मौका है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। बजट पर कोई हिकमत अमली आप लोग मिलकर बना सकते हैं क्या? इस हवाले से कोई बात हुई है? मैं तो पहले सलमा बहन की बात पे आपको आगे बढ़ाता हूँ। सलमा बहन ने कहा कि हमारा इनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो इस तरह है लग रहा है मुझे तो इस एग्रीमेंट का न मैंने पढ़ा है न मुझे पता है, दोनों पार्टियों को पता होगा। लेकिन मेरा ख्याल है इस एग्रीमेंट में अवाम की या हुकूमत की या इस मुल्क की कोई जिक्र नहीं है। इसमें तो इस तरह है दो खानदान जो है उसका बंटवारा हो, कोई जायदाद बांटना है कि गवर्नर आपका होगा, प्रेसिडेंट मेरा होगा, वजीर आजम आपका होगा। तो इनकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि ये कह रहा कि इसने तो फलां पोजीशन मांगी थी हमने दे दिया, इसने फलां पोजीशन मांगी थी हमने दे दिया।
तो मुझे तो इस तरह लग रहा है। तो इसमें तो आवाम की तो कोई एग्रीमेंट में तो कोई नजर नहीं आ रहा कि आवाम को किस तरह रिलीफ देंगे, लोगों को जिंदगी किस तरह आसान लेकिन बनाएंगे। जुनेद साहब देखिए, मेरे एक सवाल का हाँ या ना में जवाब दे दें, उसके बाद मैं आपसे अगला सवाल करूंगा। ये बताइएगा सर, आप भी यही चीज मानते हैं कि सियासी इस्तेहकाम जो है वो होना जरूरी है अगर आपने माशी इस्तेहकाम को दावत देनी है? बिल्कुल हम मानते लेकिन हैं इस वक्त तो सियासी इस्तेहकाम की बातें की जानी चाहिए और आप लोग एहतजाज करने निकलने की बातें कर रहे हैं। दफा 144 नाफिज करवा दी आप लोगों ने। अब किस तरह का सियासी इस्तेहकाम होगा और उससे माशी इस्तेहकाम की राहें किस तरह हमवार होंगी, ये भी क्लियर कर दें थोड़ा। नहीं, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्तेहकाम हो, सियासी भी और भी इस्तेहकाम हम चाहते हैं। लेकिन उसके लिए जो है ये मेरा ख्याल है आपको भी पता है और सारे पाकिस्तान को पता है कि जिस तरह इन लोगों ने हमारा मैंडेट चोरी किया, जिस तरह इन लोगों ने हुकूमत बनाई, जिस तरह ये एक तरफ बात करते हैं, दूसरी तरफ हम पे जो नए नए FIR काटते हैं, हमें जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी करने नहीं देते, हम पे रोजाना जो है एक अदालत से हमें रिलीफ मिलती है तो अदालत से निकलती ही हमें दोबारा गिरफ्तार किया जाता है, दिनों से निकलता है हमें दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। तो ये किस तरह ये बात करते हैं? इस तरह की तो हुकूमत की जिम्मेदारी तो ज्यादा बढ़ती है। अगर आप मुझे दीवार से लगा रहे, आप मुझे सियासी एक्टिविटी करने नहीं देते और फिर मुझसे कहते हैं कि यार इस्तेहकाम के लिए हमसे बात करें, तो इस्तेहकाम के लिए तो इसको जो है इनिशिएटिव लेना चाहिए। हुकूमत का काम होता है, हमारा तो नहीं होता कि आपने खुद फरमाया कि दफा 144 कि ये तो मेरा जमहूरी हक है, ये तो मुझे आईन ने दिया है कि मैं एहतजाज करूँ, पॉलिटिकल एक्टिविटी करूँ, आप मुझे एक्टिविटी करने नहीं देते और पैर कह रहा है कि इस्तेहकाम के लिए बात करें। तो ये आप लोग तो सीरियस ही नहीं, हुकूमत चाहती नहीं कि इस्तेहकाम हो, क्योंकि हुकूमत के पास कोई इख्तियार ही नहीं। यहाँ पर वो लोग इख्तियारमंद है जो इनको यहाँ पर असम्बली में 547 के जरिए लेके आए, वही लोग फैसले करते। ये बेचारे तो कुछ के इख्तियार नहीं, तो हम किस तरह के साथ बात करें? जब ये बेइख्तियार है तो बेइख्तियार बंदों से हम किस तरह बात कर सकते हैं? बात तो उस बंदे के साथ होती है जिसके पास इख्तियार हो। ठीक है, यहाँ पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इस पर बात करेंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला साहिबा, मैं ज़रा जो है वो सलमा साहिबा की बात को जो है वो आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा कि आपसे जो मुआहदा हुआ था सब पे अमल दरामद हो रहा है, हम उससे रूगर्दानी नहीं कर रहे हैं, तो फिर मामला क्या है? दूसरा, हसन मुर्तज़ा साहब का स्टेटमेंट आया, उसके रद्द अमल में मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने स्टेटमेंट दिया। अमल का रद्द अमल आ रहा है तो इतनी बात होनी नहीं चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि आई डोंट नो अगर सलमा भट्ट साहिबा जो हैं शी प्रिवी टू दैट एग्रीमेंट, क्योंकि जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और लीडरशिप बैठती है पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ और डिस्कस करती है मुआहदा और बताती है कि जी इस पर इस हद तक अमल दरामद हुआ, इस हद तक अमल दरामद नहीं हुआ। मुआहदे की चंद एक शिकें थीं जिसमें ऑफ कोर्स ये था कि हम प्राइम मिनिस्टर को वोट देंगे उनके इलेक्शन में, पीपल्स पार्टी जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस देगी, यहाँ तक तो मुआहदा हो गया। उसके बाद जो मुआहदा था उसके अंदर ये चीज़ शामिल थी कि बजट आने से पहले पीपल्स पार्टी के साथ तमाम सूबों के अंदर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से डिस्कशन होगी, इनपुट लिया जाएगा, मशावरत के साथ वो बजट आएगा। वो नहीं हुआ और उसका वक्त भी गुजर गया और उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें जो हैं वो नहीं हुई हैं। अब जब ये चीज़ें नहीं हुई होंगी और दो फरीकीन के अंदर एक तहरीरी मुआहदा है तो ज़ाहिरी बात है जो फ़रीक मुतासर हो रहा है वो शरीक अपनी शिकायत तो करेगा, जो कि हम कर रहे हैं। और इस रिटन एग्रीमेंट के नतीजे में हमसे अनकंडीशनल सपोर्ट मांगी गई थी, क्योंकि अब वो अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं हो सकती। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे मुख्तलिफ़ रहनुमाओं के हवाले से जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, देखें हर किसी का लहजा लब और लहजा मुख्तलिफ होता है। मैं शायद नरम गोशी से बात करूं, हसन मुर्तज़ा साहब शायद इतनी नरम गोशी से बात नहीं करते। ज़ाहिरी बात है इनकी जमात से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़े कंप्लेसेंट हैं, नरम गोशी से बात करते हैं, कुछ नहीं करते। तो जब बयानबाजी होगी और शिकायत रखने का अलग अलग तरीका और लहजा होगा तो फिर उसमें तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी ना। माहौल को साजगार रखना वक्त की ज़रूरत है और तहरीरी मुआहदे पे अमल करना ये हुकूमत वक्त की ज़रूरत है, जो कि उनको सोचना चाहिए और करना चाहिए। कल भी शर्मिला साहबा, पीपल्स पार्टी खड़ी है हसन मुर्तज़ा साहब के स्टेटमेंट के साथ, ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। शर्मिला साहबा ये भी बताएं कि हसन मुर्तज़ा साहब ने स्टेटमेंट दिया, पार्टी खड़ी है आपकी उनके पीछे?
मुझे नहीं पता आप एग्जैक्टली कौन से स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। चले मैं स्टेटमेंट कोट कर देता हूं उनका। उन्होंने कहा कि हम नहीं होते तो आपकी हुकूमत भी नहीं होती और आप सीधा अडियाला जेल जाते। उसके रद्द-ए-अमल में मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि सिर्फ हम अकेले अडियाला जेल नहीं जाते, पीपल्स पार्टी भी साथ होती है। अब पीपल्स पार्टी ने ऐसा किया क्या है कि वो अडियाला जेल में साथ होगी? मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब के स्टेटमेंट पर क्या कहेंगी? देखिए जी, मैं इस बात तक तो बिल्कुल एग्री करती हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर के PMLN को सपोर्ट नहीं करती तो प्राइम मिनिस्टर इनके नहीं होते। किसी और को सपोर्ट करती तो कोई और प्राइम मिनिस्टर होती, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो नंबर्स हैं वो हर जमात के लिए बड़े अहम थे। चाहे वो PMLN हो, हमने उसके साथ हुकूमत साजी कर ली। अगर सुन्नी इत्तेहाद कहते हैं हम उनके साथ कर लेते। ये शायद उस वक्त हो सकता था। सो जिसके साथ पीपल्स पार्टी खड़ी होगी वो हुकूमत बनाएगी। अब जहाँ तक बात है अडियाला जेल जाने की, मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ती हूँ। ये मेरा तरीक़ेकार नहीं है सियासत का, ना गुफ्तगू का कि मैं आपको अडियाला जेल पहुँचा दूँ, कोई मुझे पहुँचा दे। ठीक है शर्मिला साहिबा, मैं इसका जवाब जो है वो सलमा भट्ट साहिबा से इसका जवाब ले लूँ। ये बात तो दुरुस्त है ना कि अगर हमारी सपोर्ट नहीं होती तो PMLN की हुकूमत आज नहीं होती ना। चले सलमा भट्ट साहिबा इसका जवाब दे दीजिएगा जी। जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी नहीं होती तो PMLN की हुकूमत नहीं होती, लेकिन अडियाला जेल की बात कहाँ से आ गई बीच के अंदर? ये बात समझ से बालातर है। देखिए, मुझे लगता है कि अडियाला जेल जाना या ना जाना किसी के लिए कुछ छुपी ढकी बात नहीं है। माजी में भी जब अडियाला जेल थे तो पीपल्स पार्टी के सब लोग भी थे। पीपल्स पार्टी ने क्या जेलें नहीं काटी? पीपल्स पार्टी के क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने जेलें नहीं काटी और गलत जेलें भी काटी? और क्या फरियाल तालपुर साहबा ने जेलें नहीं काटी और गलत जेलें काटी? क्या खुर्शीद शाह साहब ने गलत जेलें नहीं काटी और गलत जेलें काटी? और मैं और बहुत सारे पीपल्स पार्टी के ऐसे लोगों के नाम ले सकती हूँ। क्या बेनज़ीर भुट्टो जब जेल में रहीं बहुत अपने अयाम शुरू के अयाम में, क्या वो गलत जेलें नहीं थी? तो पीपल्स पार्टी कैसी जमात है जिसकी तारीख भरी हुई है गलत जेलें काटने से? तो अगर और ये जानते हैं कि सियासी इंतकाम की जेलें कौन सी होती हैं और वो क्या होती हैं और उनका मतलब क्या होता है सियासतदान के लिए, और सियासी जिंदगी को और जमहूरियत को वो किस तरह से ज़र्ब लगाती हैं, किस तरह धकेल के मुल्क पूरा पीछे ले जाती हैं अंधेरे में, किस तरह वो होने वाली तरक्की को रोक कर बार बार 5 कदम आगे जाओ 20 कदम उठाकर पीछे फेंकती हैं। इन सबसे पीपल्स पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं, कोई बात छुपी नहीं हुई। सियासी मैदान के अंदर ये जो सियासी इंतकाम है इसने बहुत जमहूरियत को डस्ट पहुंचाई है। टाइम बहुत महदूद रह गया मेरे पास। आखिर में ये बस ये कमेंट कर दें, क्या आप आराम करने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे? ऐसी जमात का कोई फर्द, कोई सियासी कारकुन जब ये ताना मारता है किसी और सियासी जमात को तो उसके ऊपर अफसोस ही किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। बिल्कुल अफसोस का इजहार करें। बस मुझे इतना बता दें कि क्या ये बजट पास हो जाएगा पीपल्स पार्टी की मशावरत के बाद? जी बिल्कुल, अभी पीपल्स पार्टी के साथ हमारी मुशावरत चल भी रही है, कमेटीज बन भी चुकी हैं और इसके ऊपर हमें रोज की बुनियाद पर भी बैठना पड़ा। हम पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सुन भी रहे हैं, माजी में भी सुनते रहे, आइंदा भी सुनते रहेंगे और हमें इस बात पे कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि सियासी डायलॉग के जरिए ये जमातें इस पहुंच जाएंगी नतीजे पे। बिल्कुल आपको उम्मीद है सलमा भट्ट साहिबा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन जुनेद अकबर खान साहब से मैं आखिरी कमेंट लूंगा, आखिरी मिनट है मेरे पास। जुनेद अकबर खान साहब बता दें सर, इस बजट को रोकने के लिए आप लोगों की हिकमत अमली क्या होगी? क्या आप रोकने की नियत रखते हैं? इंशाअल्लाह ताला हम तो पूरा कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह रोकने में अगर हम कामयाब ना हुए तो फिर भी लोगों को पता चलेगा कि हमने अपनी कोशिश की है और ये पीपल पार्टी भी एक्सपोज हो जाएगी कि ये, क्योंकि उसको जिस तरह सलमा बहन ने कहा कि हमारा मुआहदा इसके साथ लेन देन का हुआ है, कोई रिलीव नहीं, तो हमें लोगों को भी पता चलेगा। जिस तरह पंजाब में ये लोग गैर हाज़िर है तो मुझे तो 100% यकीन है कि पीपल पार्टी, क्योंकि ये दो खानदानों का इक़्तिदार के बगैर इसका गुजारा नहीं होता, इसका जरिया माशी सियासत है, तो इसे ये कमाती ही सियासत से, तो इसका तो गुजारा नहीं होगा। दोनों को पता है कि अगर वोट नहीं देंगे तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो ये काएंगे कहाँ से? तो ये दोनों जो है इस पे एग्री है, सिर्फ वो हिस्से में दोनों का झगड़ा है कि आपने ज्यादा लिया मुझे कम दिया गया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आपका कमेंट आ गया। जुनेद अकबर खान साहब बहुत शुक्रिया, तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। शर्मिला फारूकी पीपल्स और सलमा भट्ट साहिबा मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद थी। बजट आ चुका है लेकिन अब तक मंजूर नहीं हुआ है, पेश हुआ है, लेकिन इसके असरात क्या होंगे इस पर हम बात करेंगे और आया फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इससे किस हद तक मुतासिर हो रही हैं और अभी हुकूमत की जानिब से क्या तोहफा दिया गया है, इस पर हम एक बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब कुछ बात होगी बजट के बाद पैदा होने वाले असरात के हवाले से, क्योंकि फाइनेंस बिल में रॉयल्टी को अखराजात में शामिल करने की जो सहूलत है उसे ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। रॉयल्टी और फ़ीस को इनकम टैक्स के लिए अखराजात की हद मुकर्रर करने की तजवीज़ है। ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है और हुकूमत की जानिब से जाहिर सी बात है ये एक बड़ा बम मारा गया है। जबकि आपको वाजे करते चलें कि पहले ही पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें तो 50 सालों की कम तरीन सतह के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं। ये इदारा शुमारियात की रिपोर्ट आपको कोट की जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमान घांची साहब, ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रुकन हैं। बहुत शुक्रिया घांची साहब, डॉन न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला है। बताइएगा अमान साहब, क्या सूरत हाल रहेगी? ये बजट पेश हुआ है, बतौर फॉरेन इन्वेस्टर आप कैसा देखते हैं इस बजट को? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, ये बजट जो कि पेश हुआ है, हम सबको इस बात का इदराक है कि ये नामसायद हालात हैं और हमारी मईशत जो है एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है और इसमें कुछ मुश्किल जो कदम लिए गए हैं हम उसमें हुकूमत के साथ और FBR के साथ हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ की बड़ी ज़रूरत है कि ये जो मुशावरती प्रोसेस है जो कि पिछले कुछ सालों से चलना शुरू हुआ है, जो कि चलता भी है, इस मुशावरती प्रोसेस का हम भी पार्ट होते हैं एज ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स और उसके अलावा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और दूसरे फोरम्स भी। उसमें जो मुशावरत होती है और उसके बाद जो बजट आता है उसमें काफ़ी सरप्राइजेज होते हैं और उन सरप्राइजेस के दूररस नताइज होते हैं इकोनॉमी के लिए भी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए भी। अभी जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक जो है वो और ज़्यादा जो है वो उसके असरात होंगे आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चरर पे और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स पे, और वो इस सूरत हाल से होंगे कि आज अब हमारा मुकाबला, हम क्योंकि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर को बिलोंग करते हैं, हमारा मुकाबला जिन लोगों से है उनसे मुकाबला करने के लिए हमें अपने कंज्यूमर तक पहुंचना, अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाना और उसको विजिबल रखने के लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है नशर और अशात में और तशहीर में। आज हमें ये बताया जा रहा है कि जी आपके वो एक्सपेंडिचर जो आप खर्च करते हैं वो 25% आपको अवेलेबल नहीं होंगे। इसका मतलब है कि हमारा प्रॉफिट 25% से बढ़ जाएगा। इस सूरत हाल में जब हमारा प्रॉफिट 25% बढ़ जाएगा, ये 25% जिसको अलाउ किया जा रहा है वो अपने टैक्स स्टेटस की वजह से इसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इन अदर वर्ड्स, ये 25% हमारे जो है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा देगा। जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उसमें ये कतई तौर पे जो है ये एक अच्छा तरीका नहीं है इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को तो बड़ा धचका लगेगा इस इकदाम से, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल लगेगा। इसकी वजह यह है कि हो सकता है दुनिया के कुछ मुल्कों में इस तरह की चीजें हों, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि उन ममालिक के इकोनॉमिक सिचुएशन, उन ममालिक की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शरह, उन ममालिक की इकोनॉमिक ग्रोथ, उन ममालिक की टैक्स टू GDP रेशो और उन ममालिक के अंदर इन्फोर्समेंट की कैपेबिलिटी हमसे बहुत मुख्तलिफ है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर पाकिस्तान को जब इवैल्यूएट करेगा तो जो पहले ही काफ़ी कम मार्क्स दे रहा था अब वो मज़ीद कम मार्क्स देगा। सो मेरा ख्याल है कि ये इन ऑल जो है इसके काफ़ी नेगेटिव रिपरकशंस होंगे ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लेकिन अमान साहब ये भी बताइए कि एक जानिब SIFC की बात की जा रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो है वो राग़िब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब इस तरह के इकदाम हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं तो जितनी एफर्ट्स की जा रही हैं सब खोखली नहीं हो जाएंगी? देखिए, जैसे कि आपने SIFC से जिक्र किया, वो एक बहुत इफेक्टिव फोरम है और आपने बिल्कुल सही कहा, उसका मकसद भी ये है जी। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो मुस्बत और मौसर बनाना चाहिए। इस दफ़ा जो बजट में चीज़ें आई हैं और कुछ जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं, या इसके अलावा भी कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो पॉलिसीज़ कुछ और थी बजट में, कुछ और आए, कुछ मिनिस्ट्रीज़ की आपस में बातें, ये तमाम चीज़ें जो है ना ओवरऑल नेगेटिविटी को बढ़ा रही हैं। बट इफ़ आई कीप माई सेल्फ स्टिक टू द करंट इशू, मेरा अपना ख्याल है कि ये एक बहुत धचका भी होगा और बहुत सारे हमारे वो इक़दाम जिससे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर को अपने पास लाने की तरफ राग़िब कर रहे हैं उसको ये धचका देगा, और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ।
मल्टीनेशनल पर किस हद तक और किस नौयत के असरात मुरत्तब होंगे, ये भी वाज़ेह कीजिएगा। देखिए जी, मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में दो तरह के से जो है वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही हैं। पहली जंग तो ये है कि उनका जिनसे मुकाबला है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं, या वो टैक्स देते नहीं हैं, और अगर टैक्स देते हैं तो कम देते हैं, लेकिन वो मार्केट या शेल्फ स्पेस पूरी लेते हैं। उसके बाद हमारा मुकाबला उन अनऑथराइज इंपोर्टर्स से है जो किसी ना किसी तरह पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट को ले आ देते हैं, चाहे वो मिसयूज ऑफ वन ट्रांजिट ट्रेड हो या वैल्यूएशन के मामलात में जो है वो ट्रांसपेरेंट ना होने की वजह से आते हैं। और हम वो लोग हैं जो कि ना सिर्फ टैक्स पूरा देते हैं, बट हम सिस्टम बिल्ड करते हैं, हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह की कदगन जो है वो हमारे लिए काफ़ी परेशान कुन है। और हम जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट के बजट को कर्व करने की कोशिश करेंगे, तो एक तरफ तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और रीच टू द कस्टमर मुतासिर होगी, बट जो हमसे रिलेटेड सर्विस इंडस्ट्री है जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, यानी कि मीडिया हो गया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, हमारे बजट कम करने की वजह से उन पे भी बहुत मनफी असरात पड़ेंगे। सो इसका एक बड़ा रिपल इफेक्ट आएगा जो कि हम तक महदूद नहीं रहेगा या हमारे कंज्यूमर या कस्टमर तक नहीं रहेगा, बट हमसे एसोसिएट बाकी सर्विस इंडस्ट्री पे भी जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमान घांची साहब, ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, बजट के बाद सरप्राइजेज हैं जो कि अमान घांची साहब ने भी जो है वो वाजे किया कि मईशत के हवाले से, इन्वेस्टर्स के हवाले से, टैक्स पेयर्स के हवाले से हुकूमत हर बार, चाहे किसी भी जमात की हुकूमत हो, उनकी जानिब से सरप्राइजेज दिए जाते हैं, लेकिन इस नौयत के जो है वो इकदामात ना किए जाएँ जिससे इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचे, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को नुकसान पहुँचे, या फिर पाकिस्तान में काम करने वाली मल्टीनेशनल को नुकसान पहुँचे। इससे बेरोजगारी भी इजाफा हो सकता है और मईशत को भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।